नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड का अंतिम पाठ, जिसका नाम है घर में वापसी। यह कविता सुदामा पांडे धूमिल जी द्वारा रचित है और इस कविता में उन्होंने एक गरीब घर की व्यथा को व्यक्त किया है। धूमिल जी जीवन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले शब्दों और विशेषकर जो काव्यात्मक रूप में अभी तक प्रयोग नहीं लाए गए ऐसे शब्दों के माध्यम से अपनी कविता में स्पाट बयानी रखते हुए कुछ नया ही अर्थ दे जाते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का भी अपनी कविता में प्रवेश करवाते हैं। और बच्चों, घर से आप क्या समझते हैं? घर वह होता है जो कि केवल ईंट, सीमेंट, पत्थर या सरिये इत्यादि से बना हुआ चार दीवारी से युक्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा केवल मकान है। जिस मकान के अंदर रहने वाले सदस्यों में आपसी ममत्व हो, स्नेह हो, प्यार हो और जहाँ हमें एक सुरक्षा का भाव महसूस हो, उसी को हम घर कहते हैं। यदि हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो थोड़े ही समय में हमें अपने घर के लिए उदासी होने लगती है और हम वापस अपने घर में आना चाहते हैं। लेकिन इस कविता में कवि अपने घर में रहते हुए भी घर में वापसी की बात कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस कविता में जो परिवार है उसके कुल 5 सदस्य हैं। एक कवि और अन्य 4 हैं, जिनमें उसके माता पिता, उसकी पत्नी और पुत्री हैं। ये 5 सदस्य घर के अंदर तो रहते हैं और इनमें आपसी संवेदनाएं भी हैं, क्योंकि गरीबी ने इनको आपसी संवेदनात्मक रूप में तो जोड़ रखा है, मगर संवाद नहीं है। संवेदना है मगर संवाद नहीं है। गरीबी से संघर्ष करता जो ये परिवार है, इसमें आपसी बिखराव आ चुका है। संबंधों में बिखराव, रिश्तों में, नातों में ऐसा बिखराव आ गया है कि आपसी प्रेम लुप्त हो चुका है। और यहाँ इस कविता में कवि भारतीय जीवन दर्शन का यथार्थ चित्रण भी करता है और साथ ही सामाजिक आस्था का भी प्रखर स्वर मुखरित करता है। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि यद्यपि धन जीवन के लिए अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन धन का प्रभाव हमारे रिश्ते नातों पर, हमारी सोच पर, हमारे पारिवारिक रख रखाव पर अवश्य ही पड़ता है। और यही कारण है कि गरीबी की वजह से यहाँ परिवार के लोगों में आत्मीयता और स्नेह, ममत्व समाप्त हो चुका है। उनके बीच में गरीबी की दीवार आ गई है और उनके आपसी रिश्तों पर भी एक जड़ता आ गई, एक ठंडापन आ गया है। कवि को ऐसा लगता है जैसे रिश्तों पर एक जंग लगा, ताला लग चुका है। तो उसकी ऐसी आकांक्षा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी अपने ही घर में वापसी हो, जिससे कि हमारे आपसी रिश्ते मजबूत हों, हमारे आपस के मतलब सभी सदस्यों के बीच में भाईचारा हो, प्यार हो, स्नेह हो, हम खुलकर एक दूसरे से बातचीत कर सकें, हमारे रिश्ते खुले। ऐसी उसकी आकांक्षा है कि हम आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटें और हमारे बीच में कोई मन मुटाव ना हो, कोई दूरी ना हो। और यह जो स्वाभाविक खुलापन होना चाहिए, यदि यह नहीं होगा तो कवि को लगता है कि उसका वह घर वास्तविक अर्थों में घर नहीं है, तो वह ऐसे घर में वापसी चाहता है। और यही कारण है कि वह घर के 5 सदस्यों को सदस्य ना कह के 5 जोड़ी आंखें कहता है, क्योंकि सभी आंखों से एक दूसरे को देखते तो हैं, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझते तो हैं, लेकिन खुल करके बातचीत नहीं कर पाते। तो कवि की आकांक्षा है कि उसके घर में जो यह आपसी रिश्तों के बीच में संवादहीनता की एक निरर्थक सी दीवार खड़ी हो गई है, किसके कारण? गरीबी के कारण। वह किसी तरह से गिर जाए और ऐसे अपनेपन के माहौल वाले घर में उसकी वापसी हो। इसके लिए वे घर के 5 सदस्यों को 5 जोड़ी आंखें कहते हुए उनके किस किस के साथ तुलना करता है, ये हम तभी समझेंगे जब हम इस कविता की व्याख्या कर लेंगे। तो हम चलते हैं व्याख्या के लिए। बच्चों, घर में वापसी कविता की सप्रसंग व्याख्या करते हुए सबसे पहले हम बताएंगे संदर्भ, जिसमें कविता का नाम है घर में वापसी
और कवि हैं धूमिल। और उसके पश्चात प्रसंग में क्या आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि एक गरीबी से जूझ रहे परिवार के 5 सदस्यों का चित्रण कर रहा है। गरीबी ने जिनके आपसी संबंधों में भी एक जड़ता ला दी है, जड़ता यानी ठंडापन ला दिया है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं व्याख्या। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लौह साए की ठंडी शलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। यहाँ कवि ने अपने घर में 5 सदस्यों की अपेक्षा 5 जोड़ी आंखें शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की 1 जोड़ी आंख होती है। 5 जोड़ी आंखों से स्पष्ट होता है कि घर में कुल 5 सदस्य हैं। और वे 5 सदस्य कौन कौन हैं? एक तो स्वयं कवि और अन्य 4 में उसके माता पिता, पत्नी और बेटी। तो इस प्रकार कवि के घर में 5 सदस्य हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। माँ की आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह एक ऐसी बस के 2 पंचर पहियों के जैसी हो जो कि तीर्थ यात्रा के लिए निकली है और अपनी पड़ाव यानी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वे पहिए पंचर हो गए हों। यहाँ तीर्थ यात्रा की बस से माँ की तुलना इसलिए की गई है क्योंकि माँ भक्ति भाव से पूर्ण है और इसीलिए उनके मन की पवित्रता शुद्धता की तुलना तीर्थ यात्रा की बस से ही करना उचित है। परंतु वे पंचर पहियों की भांति क्यों हैं? क्योंकि माँ अपनी आयु का अंतिम पड़ाव आने से पहले ही आंखों की रोशनी खो बैठी है। उनकी आंखें ज्योति विहीन हो गई हैं। इसीलिए ऐसा लगता है जैसे कि अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वे पंचर हो गए हों। तो यहाँ पर तुलना की गई है माँ की आंखों की बस के पंचर पहियों के साथ। यह एक नवीन उपमान है, एक नई तुलना है जो कि पहले काव्य में इस प्रकार की तुलना कभी भी नहीं आई। और आगे पिता की आंखें लोह साए की ठंडी शलाखें हैं। लोह साए से अभिप्राय होता है लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी जिसमें सलाखें रखी गई हों लोहे की, लेकिन इस समय वे ठंडी हो चुकी हों। तो ऐसा इसलिए कहा गया कि हो सकता है पिता कभी बहुत अधिक क्रोध वाले और बहुत अधिक उत्साह युक्त रहे हों, परंतु इस समय वे भी निस्तेज हो चुके हैं। उनकी आंखों की ज्योति भी धीमी पड़ चुकी है और इसी कारण अब उनमें पहले जैसी गर्मी, पहले जैसा जोश नहीं रहा। तो इसीलिए ये कहा गया कि जैसे लोहे की भट्टी में ईंधन की कमी से सलाखें ठंडी हो जाती हैं, ऐसे ही घर में संसाधनों की कमी से और गरीबी के कारण अब पिता की आंखें भी निस्तेज हो चुकी हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। यह दीवट का अभिप्राय है दीप आधार, यानी लकड़ी का या धातु का बना हुआ वह आधार जिसके ऊपर दिया रखा जाता है। तो बेटी की दोनों आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जलते घी के 2 दिए हों। यहाँ बेटी की आंखों की तुलना घी के दियों के साथ करने से अभिप्राय है कि अभी उन आंखों में कुछ निश्चलता, भोलापन, पवित्रता और थोड़ा सा उत्साह बाकी है। तो इस प्रकार घर के प्रत्येक सदस्य की आंखों की तुलना नवीन उपमानों से करके यहाँ कवि कविता को नया ही अर्थ दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ हमें अनुप्रास अलंकार भी नजर आ रहा है, जैसे पड़ाव से पहले यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और पूरे में ही हमें एक विवशता का भाव नजर आता है। अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष में जो सबसे पहला बिंदु है वह केंद्रीय भाव का है कि गरीबी की विवस्था भरी जिंदगी का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर भाषा है खड़ी बोली,
दृश्य बिंब है, क्योंकि इस पद्यांश को पढ़ते ही हमारी आंखों के आगे गरीबी से जूझता हुआ परिवार साकार हो उठता है, सजीव हो उठता है, इसलिए दृश्य बिंब है। मुक्तक शैली है, पड़ाव से पहले और पंचर पहिए, इनमें अनुप्रास अलंकार है और भाषा सरल सहज सुबोध है। शब्द चयन सटीक है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, नवीन उपमान देकर कवि ने कथ्य में विशिष्टता ला दी है और प्रतीकात्मकता विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर प्रतीक रूप में बात कही जा रही है। दूसरा पद्यांश है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है, जो मुझे थामे हुए हैं, वैसे हम स्वजन हैं करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। यहाँ कवि ने कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे करीब, दीवार, पेशेवर, गरीब। ये शब्द भाषा में और अधिक प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं और साथ ही यहाँ पत्नी की आंखों की तुलना कवि ने हाथों से की है। ऐसा इसलिए क्योंकि कवि को लगता है कि उसकी पत्नी केवल घर की एक सदस्य ही नहीं है, अपितु वह हर कदम पर कवि का सहारा बनी है, वह सहयोग देने वाली रही है और उसी में कवि को व उसके परिवार को गिरने से, टूटने से बचा करके रखा है। पत्नी की आंखों में जो निस्वार्थ प्रेम है वह उसके लिए सदैव सहारे की तरह रहा है और उसी ने ही कवि को आर्थिक संकटों से जूझने में मदद भी दी है। हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, यानी हाथों ने हमेशा सहारा दिया है। वैसे हम स्वजन हैं, स्वजन माने आपसी रिश्तेदार, आपसी करीबी घर के पारिवारिक सदस्य, यानी कहने को संसार की दृष्टि में, लोकाचार की दृष्टि में हम सभी घर के सदस्य हैं, एक ही परिवार के हैं, आत्मीय जन हैं। लेकिन बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, लेकिन हमारे बीच में गरीबी की दीवार आ चुकी है और उस दीवार के दोनों ओर हम अलग अलग रूप में रहते हैं। हम सभी सदस्यों के बीच में जो ये गरीबी की दीवार है, इसकी वजह से हमारे बीच में एक दूरी आ गई है और इसी के कारण हम एक दूसरे के साथ संवाद तक नहीं कर पाते हैं और हम एक दूसरे के साथ उस तरह से निकटता से नहीं रह पाते हैं जैसे कि रहना चाहिए। अब इस दूसरे पद्यांश के विशेष के बिंदुओं पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। यह स्पष्ट है कि सारे के सारे वही बिंदु आने वाले हैं, केवल अलंकारों वाले बदल रहे हैं। जैसे गरीबी की विवशता भरी जिंदगी का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया, भाषा खड़ी बोली है, दृश्य बिंब है, मुक्तक शैली है। यहाँ देखिए बच्चों, ये बदल गया, दीवार के दोनों में अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल सहज सुबोध है, शब्द चयन सटीक है, कुछ कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जैसे गरीब, दीवार, पेशेवर, करीब आदि। और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, नवीन उपमान देकर कवि ने कथ्य में विशिष्टता ला दी है और प्रतीकात्मकता विद्यमान है। अब हम अगला पद्यांश देखते हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये मेरे पिता हैं, यह प्यारी माँ है और यह मेरी बेटी है। यहाँ कवि ने रिश्तों में आ चुकी जड़ता, ठंडेपन को स्पष्ट किया है। कवि का कहना है कि भले ही हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन रिश्तेदार होते हुए भी हम खुलकर बात नहीं कर पाते। हमारे व्यवहार में, हमारी बातों में खुलापन नहीं है। हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते। लोहा से भी प्राय है ऊर्जा, शक्ति, ताकत। हम अपने संबंधों में इतनी ऊर्जा भी नहीं पाते कि हम उसी लोहे से, लोहा यानी वही ताकत से, ऊर्जा से, उसी लोहे से एक ताली बनवा लेते, चाबी बनवा लेते, जिससे कि हमारे बीच में भाषा के ऊपर लग चुके
इस ताले को खोल सकते, जो कि भुन्नासी मतलब जंग लगे हुए ताले के समान, जो एक ठंडापन आ चुका है, हम उसको खोल पाते। तो यहाँ भाषा के भुन्नासी ताले जो लिखा गया है, यानी भाषा के ऊपर जंग लगे ताले के समान जो एक जड़ता आ गई है, हम उसे खोलना चाहते हैं। काश हम उसे खोल पाते, लेकिन हमारे अंदर अब उतनी ताकत भी नहीं बची है। और वो ताकत क्यों नहीं बची है? क्योंकि गरीबी ने पारिवारिक बिखराव ला दिया है, और उस बिखराव को दूर तो तभी किया जा सकता है जब आपस में स्नेह हो, संवाद हो, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते। उस स्थिति में हम आपस में प्यार से बातचीत करते और अपने रिश्तों को समझकर, सोचकर आपसी प्यार को बढ़ाए रखते, कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। और उस स्थिति में हम बड़े गर्व से ये कह पाते कि यह मेरे आदरणीय पिताजी हैं, यह मेरी प्यारी माता जी हैं, और यह मेरी दुलारी बिटिया है। परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि स्नेह युक्त वाणी हमारे बीच में अब रही नहीं, और उसका कारण है गरीबी। इसका विशेष देखिए, यहाँ भी लगभग वही के वही बिंदु है, केवल अलंकार वाला बदला। जैसे गरीबी की विवशता भरी जिंदगी का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया। भाषा खड़ी बोली है, दृश्य बिंब है, मुक्तक शैली है। भाषा के भुन्नासी, इसमें अनुप्रास भी है व उपमा अलंकार भी है। और भाषा सरल सहज सुबोध है, शब्द चयन सटीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है, नवीन उपमान देकर कवि ने कथ्य में विशिष्टता ला दी है, और प्रतीकात्मकता विद्यमान है। अंतिम पद्यांश देखते हैं। इसमें कवि ने पत्नी के विषय में कहा है कि पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफर है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। यहाँ पत्नी को घर के अन्य सदस्यों से एक अलग ही दर्जा देते हुए कवि का कहना है कि पारिवारिक रिश्तों में पत्नी की स्थिति कुछ अलग है, कुछ विशेष है, जो कि बाकी सबसे भिन्न है। तू मेरी हमसफर है। यदि घर में संवादहीनता ना होती, आपस में सब बातचीत करते, तो उस स्थिति में कवि कहता है कि काश मैं ये कह पाता कि तुम मेरी हमसफर हो, मेरी सहयोगिनी हो, मेरी सहभागिनी हो, मेरे साथ हर कदम पर साथ चलने वाली हो। और यदि हम थोड़ा सा और जोखिम उठाते, ये जोखिम भी उर्दू शब्द है, खतरा उठाना, कि थोड़ा सा और खतरा उठाते। किस बात का खतरा? गरीबी से जूझने का, अपने हालात से मुकाबला करने का। यदि हम थोड़ा सा खतरा उठाते, तो हम अपनी इस गरीबी की दीवार पर, अपनी संवादहीनता की दीवार पर हाथ रखकर ये कहते कि यह मेरा प्यारा घर है, और इस घर में हम सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। उस स्थिति में हमारे अंदर आई हुई संवादहीनता, जड़ता, ठंडापन स्वयं ही समाप्त हो जाता। तो यहाँ कवि अपने मन की इच्छा को व्यक्त कर रहा है। उसकी ऐसी आकांक्षा है कि जो स्वजन हैं वे वाकई करीब होकर के रहें और एक दूसरे के साथ प्रेम से बातचीत भी करें। इस अंतिम पद्यांश का विशेष देखते हैं। सारे बिंदु वही हैं, केवल यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इसीलिए उसकी जगह जो मुहावरा है उसका वर्णन करेंगे। पहला बिंदु, गरीबी की विवशता भरी जिंदगी का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, भाषा खड़ी बोली है, दृश्य बिंब है, मुक्तक शैली है, जोखिम उठाना, मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज सुबोध है, शब्द चयन सटीक है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, नवीन उपमान देकर कवि ने कथ्य में विशिष्टता ला दी है, और प्रतीकात्मकता विद्यमान है। तो इसी के साथ ही यह व्याख्या पूर्ण होती है। बच्चों, हम चर्चा कर लेते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। इसका पहला प्रश्न है, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कभी 5 सदस्य नहीं,
उन्हें 5 जोड़ी आंखें क्यों मानता है? तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। कवि ऐसा इसलिए मानता है क्योंकि यहाँ आंखें जो हैं वे देखने का काम करती हैं और परिवार के लोग भी केवल एक दूसरे को देखते ही हैं। वे चाहते हुए भी गरीबी के कारण एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते। एक दूसरे से कोई संवाद न होने के कारण कवि ने उन्हें 5 जोड़ी आंखें ही माना है। अगला प्रश्न, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, इससे कवि का क्या अभिप्राय है? तो इससे कवि का अभिप्राय है कि जिस गरीब आदमी को उसकी आंखों में सहारे का भाव नहीं मिलता, उसे अपनी पत्नी की आंखों में वह भाव मिल जाता है। घर के अन्य किसी सदस्य से उसे सहारा मिले न मिले, अपनी पत्नी से अवश्य मिलता है और ऐसी स्थिति में पत्नी परिवार को गिरने या टूटने से बचाती है। हर संकट से जूझने में वह साथ देती है और इसी कारण कवि उसे केवल आंखें न मानकर हाथ मानता है, जो कि उसको थामने वाला है, उसको सहारा देने वाला है। तीसरा प्रश्न, वैसे हम स्वजन है करीब हैं क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं से कवि का क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि का कहना है कि लोगों की दृष्टि में, लोकाचार की दृष्टि में घर के 5 सदस्य एक ही परिवार के हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई का एक दूसरा पहलू यह भी है कि यहाँ पर बहुत अधिक गरीबी है और गरीबी ने इन सभी को बेबसी से भर दिया है, मजबूरी से भर दिया है। आपस में ही वह अपने रिश्तों को जी नहीं पा रहे हैं और उनके पारिवारिक रिश्तों में एक तरह का ठंडापन आ चुका है। उनके रिश्ते बुझ से गए हैं। अगर वे अमीर होते तो रिश्तों के बीच शायद इतनी बेबसी नहीं फैली होती। और यहाँ कवि ने माँ की आंखों को तीर्थ यात्रा के 2 पंचर पहियों के समान जो कहा है, शायद वे नहीं होते। क्यों? क्योंकि यदि गरीबी न होती तो शायद माँ की आंखों का इलाज समय पर हो पाता और वही परिवार को एक मुखिया की तरह संभाल करके आगे बढ़ा ले जाती। और अंतिम प्रश्न है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। यहाँ पर नहीं छूट गया, खुलते नहीं हैं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? रिश्तों के ना खुलने के कारण है रिश्तों पर गरीबी की मार का पड़ना। गरीबी के कारण घर के लोग एक दूसरे से खींचे रहते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। आर्थिक दबावों ने पारिवारिक रिश्तों की मधुरता को खत्म कर दिया है। सभी एक दूसरे से नजरें चुराते फिरते हैं और आत्मीय होते हुए भी आपस में खुलकर कोई अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। तो इसीलिए कवि का कहना है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और अब आप इस कविता से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आसानी से कर लेंगे। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या है, आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए और आपके उत्तर मेरे लिए एक प्रेरणा का कार्य करते हैं, क्योंकि यदि आप प्रश्न पूछेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि वाकई आप इस कविता को कहाँ तक समझ पाए हैं। और यदि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी, यह वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक तुरंत आ सकें। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।